जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक रहस्यमय, बेहद अंधेरी रात। उत्तर प्रदेश में चुनार के प्राचीन वीरान खंडहर। ऐसा मंजर जहां हवा में भी एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी होती है ना? बिल्कुल। और तभी एक काले पत्थर के खंभे पर बैठा संगमरमर का एक विशाल रहस्यमयी बगुला अचानक अपना पत्थर का भारी मुंह खोलता है और एक जीती जागती राजकुमारी को निगल लेता है। हाँ, और इसके बाद कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। मतलब ना कोई खून की बूंद, ना कोई फिरौती की चिट्ठी, सब कुछ एकदम गायब। ये वाकई सन कर देने वाला दृश्य है। और अगर किसी को लगे कि ये किसी आधुनिक हॉलीवुड थ्रिलर या नेटफ्लिक्स की किसी डार्क सस्पेंस सीरीज का ओपनिंग सीन है तो वे गलत हैं। एकदम गलत। ये उस जादुई और खौफनाक मायाजाल की शुरुआत है जिसे आज से 125 साल से भी पहले सन 1888 में रचा गया था। 1888, क्या बात है। जी, एक ऐसा साहित्यिक मायाजाल जिसने न सिर्फ मनोरंजन की दुनिया को हिलाया बल्कि हमारे इतिहास और एक पूरी भाषा के भविष्य को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम बाबू देवकीनंदन खत्री के रचे उसी रहस्यमयी संसार के भीतर कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी इंसान वो नहीं है जो वो दिखता है। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वे सीधे चंद्रकांता के पन्नों और उसके इर्द गिर्द के इतिहास से आते हैं। हाँ, और हमारा मिशन या सिर्फ एक अपहरण की गुत्थी सुलझाना नहीं है। मतलब ये सिर्फ कोई हू डन इट मर्डर मिस्ट्री नहीं है। हम असल में ये डिकोड करेंगे कि कैसे इस जासूसी, धोखे और रहस्य से भरी एक अकेली कहानी ने एक पूरे देश को एक नई लिपि सीखने पर मजबूर कर दिया। ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अक्सर हम साहित्य को बहुत ही गंभीर या उपदेश देने वाली चीज मान लेते हैं। बोरिंग सा, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन चंद्रकांता केवल एक काल्पनिक कहानी भर नहीं है, ये हिंदी साहित्य की आधारशिला है। इस रचना ने रहस्य, रोमांच और सस्पेंस के मनोविज्ञान का ऐसा खतरनाक इस्तेमाल किया था जो आज के थ्रिलर लेखकों के लिए भी एक मास्टर क्लास है। मतलब उस 19वीं सदी के दौर में जब ज्यादातर किताबें इंसान को बस ये सिखाने के लिए लिखी जाती थीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब इस कहानी ने डार्क और ग्रे किरदारों की एक पूरी नई दुनिया खड़ी कर दी। सही कहा आपने। तो चलिए उस दुनिया के सबसे खतरनाक किरदारों से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े रहस्य को सुलझाने से पहले हमें उन लोगों के दिमाग को पढ़ना होगा जो परछाइयों में काम करते हैं, जो छिपकर वार करते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी में उन्हें अय्यार कहा गया है। मैंने जो दस्तावेज देखे हैं उनके अनुसार अय्यार असल में अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है धूर्त, छलिया या रूप बदलकर अनोखे काम करने वाला एक बेहद चतुर इंसान। हाँ, लेकिन सिर्फ धूर्त कहने से उनकी पूरी काबिलियत समझ नहीं आती। ये अय्यार कोई गली मोहल्ले के साधारण जासूस या पॉकेटमार नहीं थे। तो फिर ये थे क्या? ये अपने जमाने के हरफन मौला थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड ऑपरेटिव्स। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठोर होती थी। वेश बदलने में तो ये माहिर थे ही, लेकिन इसके अलावा बहुत तेज दौड़ना, रस्सियों से महल की दीवारें चढ़ना और सबसे बड़ी बात, रसायनों का इस्तेमाल। बिल्कुल, रसायनों यानी केमिकल्स का इस्तेमाल। वे वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के गहरे जानकार होते थे। उनके पास हमेशा चमड़े का एक बैग होता था जिसे अय्यारी बटुआ कहा जाता था। अच्छा, मुझे ये बटुआ वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का लगा। मतलब अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये बैटमैन की यूटिलिटी बेल्ट या किसी जेम्स बॉन्ड के गैजेट बैग जैसा है ना? एकदम सटीक तुलना है ये। बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जगह 19वीं सदी के आयुर्वेदिक और बायोकेमिकल हथियार भरे हुए थे। नोट्स में जिक्र है कि उनके पास किसी को भी पल भर में बेहोश करने के लिए सूंघनी होती थी। हाँ, जादुई चूर्ण। और अगर किसी को तुरंत होश में लाना हो तो उसके लिए लखलखा नाम का एक केमिकल होता था जिसे सूंघाते ही इंसान जाग जाता था। ये एक तरह से बिना खून बहाए सिर्फ अपनी केमिकल इंजीनियरिंग से पूरी जंग पलट देते थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यही चीज उन्हें भाड़े के हथियारों से अलग करती थी। कैसे? इन अय्यारों की अपनी एक बेहद सख्त आचार संहिता थी, एक तरह का मॉरल कोड था। वे राज दरबारों के सबसे वफादार अधिकारी होते थे। मुझे ये थोड़ा प्राचीन भारत के उस नाटक मुद्रा राक्षस की याद दिलाता है,
जहां आचार्य चाणक्य बिना हथियार उठाए सिर्फ दिमाग और कूटनीति से सत्ता पलट देते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सेकेंड रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मैं सोच रही थी कि आप कह रहे हैं कि ये लोग अपनी सूंघनी से लोगों को बेहोश करते हैं, भेष बदल के धोखा देते हैं, किडनैपिंग करते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि इनका एक मॉरल कोड भी था। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? मतलब एक धोखेबाज जासूस भला नैतिक कैसे हो सकता है? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, उनका मॉरल कोड इस बात पर निर्भर नहीं था कि वे क्या तरीका अपना रहे हैं, बल्कि इस बात पर था कि वे ये किसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब टारगेट कौन है? बिल्कुल। नियम ये था कि एक अय्यार कभी भी किसी निहत्थे इंसान पर जानलेवा वार नहीं करेगा। वे औरतों, बच्चों या ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे जिनका युद्ध से कोई लेना देना ना हो। ओके, समझ गई। और अगर दो दुश्मन अय्यार आमने सामने आ जाएं, तो वे एक दूसरे को चकमा देंगे, बेहोश करेंगे, कैद करेंगे, लेकिन सोते हुए का गला नहीं रहतेंगे। यह एक तरह का दिमागी खेल था जिसमें खून बहाना हारने की निशानी मानी जाती थी। तो ये एक शतरंज के खेल जैसा था, जहां मोहरों को काटा जाता है, तोड़ा नहीं जाता। और सच कहूं तो यही शह और मात का खेल इस कहानी को इतना ग्रिपिंग बनाता है। बिल्कुल। जैसे कहानी का जो मुख्य खलनायक है क्रूर सिंह, वो राजकुमारी चंद्रकांता को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है और राजा के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। उसके पास नाजिम और अहमद जैसे खूंखार अय्यार हैं। और दूसरी तरफ राजकुमारी को बचाने के लिए राजकुमार बीरेंद्र सिंह के अय्यार हैं, जैसे तेज सिंह। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी चपला नाम के किरदार में आई, जो चंद्रकांता की सखी है। चपला की बात किए बिना तो ये चर्चा अधूरी है। वो सिर्फ एक सहेली नहीं है जो राजकुमारी के साथ बैठकर रोती रहे। वो खुद एक बेहद खतरनाक और ट्रेंड अय्यारा है। मतलब इस पूरे नैरेटिव में महिलाओं को सिर्फ कमजोर या बचाए जाने वाली वस्तु के रूप में नहीं दिखाया गया है। बिल्कुल नहीं, वे खुद गेम चेंजर हैं। इसका एक बहुत ही सजीव और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण हमारे ऐतिहासिक नोट्स में मौजूद है। वो चंपा वाला किस्सा? हाँ, होता यह है कि विलन का अय्यार नाजिम चंद्रकांता की एक और सखी चंपा को अपनी सूंघनी से बेहोश कर देता है। फिर वो खुद चंपा के कपड़े पहनकर उसका हूबहू भेष बनाकर चंद्रकांता और चपला के कमरे में घुस जाता है। बाप रे, ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी है। ऐसे में कोई कैसे भरोसा करे कि जो उसके सामने खड़ा है वो सच में वही इंसान है? यही तो वो डर है जो इस कहानी में हर पल बना रहता है। नाजिम सोचता है कि उसने सबको बेवकूफ बना दिया, लेकिन चपला की नजर बहुत पैनी है। उसे उस चंपा की चाल ढाल में कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो क्या करती है? वो शोर नहीं मचाती, वो बहुत ही ठंडे दिमाग से एक जाल बुनती है। चपला कहती है कि उसके कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो नाजिम से, जो चंपा के भेष में है, कहती है कि जरा मेरे कान के अंदर देखो तो क्या हुआ है। अब जाहिर है कान देखने के लिए नाजिम को चपला के चेहरे के एकदम करीब झुकना पड़ेगा। हाँ, और जैसे ही वो झुकता है, बूम, खेल खत्म। बिल्कुल। जैसे ही वो करीब आता है, चपला अपने हाथ में छिपी हुई बेहोशी की पूखनी झटके से उसकी नाक पर रगड़ देती है। नाजिम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। वाह, क्या स्मार्ट मूव था। इसके बाद का जो दृश्य है वो दिखाता है कि ये किरदार कितने निर्भीक थे। चपला उस बेहोश नाजिम को घसीटकर एक गुप्त तहखाने में ले जाती है, उसे भारी जंजीरों से बांधती है, फिर उसे लखलखा सूंघाकर होश मिलाती है। और इसके हाथ में कोड़ा देख के नाजिम की रूह कांप जाती होगी। बिल्कुल। चपला कोड़े मार मार कर उससे क्रूर सिंह की साजिश का एक एक राज उगलवाती है। अरे बाप रे, ये तो किसी हार्डकोर स्पाई थ्रिलर के टॉर्चर और इंटेरोगेशन सीन जैसा है। लेकिन चलिए, जासूस तो चतुर हैं और ये दिमागी खेल खेल रहे हैं। पर तब क्या हो जब वो जगह ही एक जीता जागता जाल हो, जहां वे खड़े हैं। मतलब जब क्राइम सीन खुद ही लोगों को निगलने लगे। आप तिलिस्म की बात कर रही हैं? जी, यहीं से इस कहानी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जुड़ता है जिसने मुझे सच में बहुत चौंकाया। तिलिस्म। शो की शुरुआत में जो मैंने उस संगमरमर के बगुले का जिक्र किया था, जिसने राजकुमारी को निगल लिया, वह इसी तिलिस्म का हिस्सा है। आखिर ये तिलिस्म चीज क्या है? क्या ये कोई जादू टोना था? आम बोलचाल में हम तिलिस्म का मतलब जादू समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिलिस्म भी मूल रूप से अरबी का ही शब्द है। ऐतिहासिक रूप से तिलिस्म एक ऐसा ऐन्द्रजालिक और यांत्रिक मायाजाल होता था
यांत्रिक मायाजाल। हाँ, अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का नमूना होता था, जिसे पुराने समय के राजा महाराजा अपना अथाह खजाना, रहस्य या हथियार छुपाने के लिए बनाते थे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उस बगुले के अंदर कोई भूत या जिन नहीं था, बल्कि वह एक मशीन थी। 18वीं 19वीं सदी में ऐसी मशीनें कैसे बन सकती थी? इसे बनाने की प्रक्रिया ही तो सबसे बड़ा रहस्य थी। इसे बनाने के लिए सिर्फ ईंट गारे वाले मजदूर नहीं लगते थे। इसके लिए उस दौर के सबसे बड़े ज्योतिषियों, रसायन शास्त्रियों, तांत्रिकों और इंजीनियरों की एक पूरी कोर टीम बनाई जाती थी। एक जॉइंट ऑपरेशन की तरह। बिल्कुल। वे प्रेशर प्लेट्स, पुली सिस्टम, लीवर्स और ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम का इस्तेमाल करते थे। जब कोई गलत इंसान किसी खास फर्श पर पैर रखता तो उसके वजन से जमीन खिसक जाती और वो किसी गुप्त तहखाने में गिर जाता। ओहो, तो जो संगमरमर का बगला था वो भी वजन और स्प्रिंग सिस्टम पर काम करने वाला एक ऐसा ही मैकेनिकल ट्रैप था? जी हाँ, एकदम सटीक। ये तो सच में दिमाग उड़ा देने वाला है। मतलब ये कोई प्राचीन हॉन्टेड हाउस नहीं है, ये एक फिजिकल हैकिंग है। लेकिन आपने ज्योतिषियों का जिक्र किया। एक मशीन बनाने में ज्योतिषियों का क्या काम? यही चीज इस तिलिस्म को सुपर कंप्यूटर जैसा बनाती है। ये मशीन सिर्फ खजाना छुपाती नहीं थी, वो खजाने के असली वारिस को पहचानती भी थी। वारिस को पहचानती थी? कैसे? जब राजा ये तिलिस्म बनवाता था तो ज्योतिषी उस खजाने के असली उत्तराधिकारी के जन्म के ग्रह, नक्षत्रों और उसके भविष्य के शारीरिक वजन या आकार की गणना करते थे। अच्छा। हाँ, पूरी मशीन का लॉक और चाबी उसी एक इंसान के हिसाब से कैलिब्रेट की जाती थी। ओके, तो ये एक बायोमेट्रिक पासवर्ड की तरह काम करता था। कमाल है। जब चंद्रकांता और चपला इस तिलिस्म में गलती से फंस जाती हैं और वो बगुला उन्हें अंदर निगल लेता है, तो वहां एक पत्थर पर बहुत साफ साफ एक चेतावनी लिखी होती है। उस चेतावनी में लिखा था कि जो भी इस तिलिस्म में फंसा है वो कभी बाहर नहीं आ सकता। इसे तोड़ने के लिए अपार शारीरिक शक्ति चाहिए और साथ ही एक बहुत ही विशेष तिलिस्मी किताब की जरूरत होगी जो इसका ब्लूप्रिंट है। और यही बात तिलिस्म के पीछे के असली मनोविज्ञान को सामने लाती है। तिलिस्म सिर्फ एक तिजोरी नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान और इंसान के सबसे गहरे डर का प्रतीक है। बिल्कुल। कोई राजा अपना राज्य ऐसे ही किसी को क्यों देगा? अगर आप इस परीक्षा में फेल हो गए तो तिलिस्म आपकी कब्र बन जाएगा। और उस कब्र से निकलने का एकमात्र पासवर्ड वो खास तिलिस्मी किताब है जिसमें उस पूरे मैकेनिकल सिस्टम का नक्शा और कोड्स लिखे हैं। लेकिन किसी भी थ्रिलर की तरह कहानी तब पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है जब वो मास्टर ब्लूप्रिंट ही चोरी हो जाए। जी हाँ, तिलिस्म तोड़ने की विधि बताने वाली वो इकलौती किताब चुनार के विलन राजा शिवदत्त के खतरनाक अय्यारों द्वारा चुरा ली जाती है। अब तो राजकुमार वीरेंद्र सिंह और उनके अय्यारों के सामने दोहरी मुसीबत है। एक तरफ चंद्रकांता तिलिस्म के अंदर मौत के मुंह में है और दूसरी तरफ उसे बाहर निकालने का तरीका दुश्मनों के हाथ में है। और ठीक इसी निराशा के क्षण में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने पाठकों के होश उड़ा दिए होंगे। वन कन्या की एंट्री। बिल्कुल। कहानी में अचानक से एक बिल्कुल अनजान नकाबपोश महिला की एंट्री होती है। उसे वन कन्या कहा गया है। वो कहीं से प्रकट होती है और जादुई तरीके से वो चोरी हुई तिलिस्मी किताब बीरेंद्र सिंह के पास वापस पहुंचा देती है। लेकिन मदद की एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली शर्त रखती है। वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि राजकुमार बीरेंद्र सिंह को चंद्रकांता को बचाने के बाद उस नकाबपोश वन कन्या से भी शादी करने होगी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था लेखक का। एक तरफ तिलिस्म का भारी भरकम मैकेनिकल खतरा है और दूसरी तरफ ये भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दबाव। हाँ, बीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का वचन देना पड़ रहा है। और ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जहां किसी के चेहरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आइडेंटिटी थेफ्ट का तो ये आलम था कि कभी-कभी लगता है कि पाठक खुद अपने आप पे शक करने लगेगा। ये एक ऐसा थ्रिलर है जहां कातिल, बचाने वाला, जासूस और पीड़ित सब एक ही शक्ल के हो सकते हैं। सही गा। और इस पहचान की चोरी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण मुझे आपके नोट्स में मिला। कौन सा वाला? जब बीरेंद्र सिंह का सबसे भरोसेमंद अय्यार तेज सिंह राजा के महल में घुसपैठ करना चाहता है, वो तलवार लेकर नहीं घुसता। वो भेष बदलकर राजा के चौबदारों यानी पहरेदारों के बीच आराम से जाकर बैठ जाता है।
ये दृश्य सस्पेंस राइटिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तेज सिंह कोई खून खराबा नहीं करता। वो उन पहरेदारों के पास जाकर बैठता है जो आग ताप रहे हैं और अपनी चिलम में तंबाकू पी रहे हैं। फिर वो क्या करता है? तेज सिंह उनके ही लहजे में कहता है कि वो भी महाराज का एक खास नौकर है और उसे महाराज के उस महंगे और खास तंबाकू की लत लग गई है। वो जानबूझकर उन पहरेदारों की चिलम मांगकर पीता है और फिर बुरी तरह खांसने का और तड़पने का नाटक करता है। जैसे वो तंबाकू बहुत बेकार हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो उनके ईगो पे चोट कर रहा था। एकदम सही पकड़ा आपने। और फिर वो अपने अय्यारी बटुए से अपना खुद का खास तंबाकू निकालता है और कहता है कि असली माल तो ये है महाराज, यही पीते हैं। और पहरेदार उस शाही तंबाकू को पीने के लालच में आ जाते हैं। लेकिन जाहिर है वो तंबाकू कोई साधारण तंबाकू नहीं था। वो तंबाकू नशीला था, है ना? जैसे ही पहरेदार उस तंबाकू के कश लगाते हैं, उनका दिमाग सुन्न होने लगता है। एक एक करके वे सारे के सारे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। तेज सिंह ने उनकी लालच और उनके मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सुंगनी या जहर जबरदस्ती नहीं दिया। उसने हालात ऐसे बनाए कि पहरेदारों ने खुद अपने हाथों से उसे पी लिया। सच में ये किसी निंजा से भी ज्यादा तेज दिमागी हमला था। और यही बात लेखक को महान बनाती है। उन्होंने किरदारों को सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से बहुत शार्प बनाया। और ये बौद्धिक गहराई सिर्फ किरदारों तक सीमित नहीं थी, पाठकों के लिए भी थी। बिल्कुल। लेखक ने अपने पाठकों के दिमाग के साथ भी खेल खेला। उन्होंने कहानी में क्रिप्टोग्राफी यानी गुप्त कोड्स को सुलझाने की कला का इस्तेमाल किया। अरे हाँ, मुझे उस ईंट वाले कोड ने बहुत उलझा दिया था। नोट्स में जिक्र है कि तिलिस्म के अंदर एक जगह पर ईंटों के ढेर पर एक अजीब सी इबारत या कोड लिखा मिलता है। वो कुछ इस तरह था: 8 पहल 5 अंक 6 हाथ 4 अंगुल जमा पूंजी 0 जोड़, ठीक नापतोल। मुझे समझ नहीं आ रहा एक 19वीं सदी के पाठक ने इसे पढ़कर क्या सोचा होगा। इसे डीकोड कैसे किया गया? उस जमाने में इसे रमल विद्या या ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के साथ जोड़कर देखा जाता था। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये एक बाकायदा मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन यानी गणितीय निर्देश था। गणितीय निर्देश? हाँ। कैसे? इस कोड को अगर हम डिकोड करें तो 8 पहल का मतलब है एक अष्टकोणीय यानी ऑक्टेगोनल आकार की जगह। 5 अंक और 6 हाथ 4 अंगुल ये बताता था कि आपको उस जगह से कितनी दूरी पर और कितनी गहराई तक खुदाई करनी है। क्या बात है! और जमा पूंजी 0 का मतलब था कि अगर तुम सही नाप नहीं लोगे तो तुम्हें शून्य यानी कुछ नहीं मिलेगा। ओहो, मतलब पाठक सिर्फ कुर्सी पर बैठकर कहानी नहीं सुन रहा था, उसके दिमाग में कंपास और इंची टेप चल रहा था। बिल्कुल चल रहा था। वो किरदारों के साथ मिलकर उस कमरे के डायमेंशंस और उस पहेली की गहराई को नाप रहा था। आप कह सकती हैं कि ये एक इंटरैक्टिव नॉवल था जहां लेखक आपको भी उस तिलिस्म का हिस्सा बना रहा था। अब यहाँ मुझे रुककर उस इंसान के बारे में सोचना पड़ रहा है जिसके दिमाग से ये सब निकला। हमने इन अय्यारों को देखा, उनके केमिकल हथियारों को समझा, तिलिस्म की इंजीनियरिंग और इन मैथमेटिकल कोड्स को डीकोड किया। हाँ, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो कोई और था। बिल्कुल। अब इस पूरी भूल भुलैया के रचयिता के दिमाग में झांकने का समय आ गया है, क्योंकि उनका प्रभाव उनकी लिखी इस किताब से भी कई गुना बड़ा था। बाबू देवकीनंदन खत्री जी। साल था 1888। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो साहित्य में कैसा दौर था। ये महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के आने से बहुत बहुत पहले का समय था। उस समय हिंदी में गिने चुने उपन्यास लिखे जा रहे थे, जैसे लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। और इन उपन्यासों का एक ही मकसद होता था, नैतिकता सिखाना। बिल्कुल। ये समाज सुधार और उपदेशों से इतने भारी होते थे कि उन्हें पढ़ना एक काम जैसा लगता था, मनोरंजन नहीं। और सच कहूं तो इंसान की फितरत है कि उसे 24 घंटे लेक्चर सुनना पसंद नहीं है। हमें कहानियां चाहिए, वो भी ऐसी जो हमें चौंका दें। खत्री जी ने इसी नब्ज को पकड़ लिया। एकदम सही पकड़ा। उन्होंने नैतिकता का चोगा उतार फेंका और कथा रस यानी कहानी के आनंद और कौतूहल यानी क्यूरियोसिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। देवकीनंदन खत्री जी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने इस किताब की भूमिका में साफ साफ लिखा था कि वो कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग इसे पढ़ें, इसका आनंद लें और दुनिया की चालबाजियों को समझें, ताकि कोई उन्हें असल जिंदगी में आसानी से धोखा न दे सके। हाँ, उन्होंने पाठकों को विशुद्ध सस्पेंस का ऐसा एड्रेनालिन रश दिया जिसकी उन्हें आदत ही नहीं थी। और इस एड्रेनालिन रश का ऐतिहासिक नतीजा क्या हुआ?
ये सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने जब नोट्स में पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। उस समय 1888 में उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में कोर्ट, कचहरी और प्रशासन की भाषा उर्दू हुआ करती थी। हिंदी या कहीं देवनागरी लिपि अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये एकदम सटीक बात है। और फिर बाजार में चंद्रकांता के शुरुआती से छपकर आए। कहानी इतनी तेज, इतनी रहस्यमयी थी कि जो लोग उर्दू पढ़ते थे या जो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनमें एक बेचैनी फैल गई। बेचैनी किस बात की? वे किसी और के द्वारा कहानी पढ़कर सुनाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें जानना था कि उस बगुले ने राजकुमारी का क्या किया, तेज सिंह ने आगे कौन सा भेष बदला। हाँ, इस आगे क्या हुआ की तड़प ने एक चमत्कार कर दिया। बिल्कुल। मतलब लोगों ने सिर्फ इस सस्पेंस का राज जानने के लिए एक पूरी की पूरी नई भाषा, एक नई लिपि यानी देवनागरी सीख ली। सोचिए, सस्पेंस की क्या ताकत होती है। ये तो आज के दौर के उस फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का 19वीं सदी का वर्जन था। जब आपका पसंदीदा शो रिलीज होता है तो आप स्पॉइलर से बचने के लिए उसे तुरंत देखना चाहते हैं। यहाँ लोगों ने स्पॉइलर से बचने के लिए एक भाषा ही सीख डाली। और यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत थी। एक थ्रिलर ने, एक जासूसी फिक्शन ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े शिक्षाविद और आंदोलनकारी नहीं कर पा रहे थे। उसने देवनागरी लिपि को आम घरों के ड्राइंग रूम्स और चौपालों तक पहुंचा दिया। क्या बात है। चंद्रकांता का असर इतना गहरा था कि लंबे समय तक हिंदी पट्टी में लोग उपन्यास शब्द का मतलब ही भूल गए थे। वे किसी भी नॉवेल को उपन्यास नहीं बल्कि चंद्रकांता कहने लगे थे। अरे, ये वैसी ही बात है जैसे आज हम किसी भी फोटोकॉपी को जेरोक्स कह देते हैं। एक ब्रांड खुद उस चीज की पहचान बन गया। एकदम सही एनालॉजी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये सिर्फ एक राजकुमारी के अपहरण की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा मायाजाल था जहां राजनीतिक साजिशें थीं, ऐसे यांत्रिक किले थे जो इंसानों को निगल जाते थे, ऐसे जासूस थे जो आपकी आंखों के सामने आपका ही रूप धर लेते थे, और ऐसे मैथमेटिकल कोड से जो दिमाग सुन कर देते थे। बिल्कुल। इस एक कहानी ने न सिर्फ एक बेहतरीन थ्रिलर का निर्माण किया बल्कि देवनागरी लिपि और आधुनिक हिंदी साहित्य को एक ऐसी मजबूत नींव दी जिस पर आज का पूरा ढांचा खड़ा है। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता सिर्फ एक साहित्य नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल फिनोमिनन था। तिलिस्मा और अयारी के उस डार्क और सस्पेंसफुल संसार ने लोगों की कल्पनाओं की उन खिड़कियों को खोल दिया जो शायद सदियों से बंद पड़ी थी। और अंत में इस कहानी से एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है कि बिंज वॉचिंग करते हैं, मतलब एक के बाद एक एपिसोड देखते जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब आधुनिक तकनीक, कैमरे और क्लिफहैंगर का कमाल है। हाँ, हमें लगता है कि ये हमारी जनरेशन की खोज है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास हमें आईना दिखा रहा है। जरा सोचने वाली बात है, 1888 में जब न कोई स्क्रीन थी न कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, तब सिर्फ एक छपे हुए कागज ने लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। सच में उन्हें इतना बेताब कर दिया था कि उन्होंने उस रहस्य को आखिर तक जानने के लिए एक नई भाषा तक सीख ली। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि इंसानी दिमाग हमेशा से ही एक अनसुलझे रहस्य, एक डर और अब आगे क्या होगा कि उस तड़प का गुलाम रहा है? और क्या हमारे ये आज के मॉडर्न थ्रिलर्स, हमारे ये क्राइम शोज उस अंधेरी रात में उस संगमरमर के बगुले वाले उसी तिलिस्म का महज एक नया डिजिटल रूप नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम आज भी उसी तिलिस्म में कैद नहीं है? बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा को यहीं विराम देते हैं।